तो सेल सिग्नलिंग के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। बेसिक टाइप्स, सिग्नल्स, रिसेप्टर्स क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। एक्चुअली ये होता है कि अगर एक हम सेल की बात करें, ये एक सेल है, तो सेल में दो तरह के इन्वायरमेंट होता है। एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और दूसरा इंटरनल इन्वायरमेंट। ठीक है, सेल के दो इन्वायरमेंट हो गए, एक बाहर का इन्वायरमेंट हो गया, एक अंदर का इन्वायरमेंट। अंदर का जो इन्वायरमेंट हो गया वो साइटोप्लाज्म। ठीक है, बाहर का इन्वायरमेंट बदलते रहता है। ठीक है, अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनेल में कहें तो बाहर का एनवायरनमेंट एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हो गया, उस कंडीशन में हम लोग बोल देंगे कि बाहर का एनवायरनमेंट जो है वो साहब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ये है बाहर का एनवायरनमेंट। तो इस सेल को अपने आप को फिट रखने के लिए बाहर से भी जो सूचनाएं आ रही हैं, अंदर से भी सूचनाएं आ रही हैं, उसके कोरोस्पोंडेंस में काम करना पड़ता है। तो पहली बात ये हो गई। दूसरी बात क्या हो गई इसमें कि कोई सूचना अगर बाहर से आ रहा है, मान लो कि बाहर से एक सूचना आ रही है, सेल को इसके अगेंस्ट में अपने आप को तैयार करने के लिए जो इंफॉर्मेशन सोर्स है वह है न्यूक्लियस में रहने वाला डीएनए। तो ये जो सूचना है, पहले सूचना इस डीएनए को मिलेगा, तब न फिर ये डीएनए रिस्पॉन्स करेगा। रिस्पॉन्स, इसलिए कोई भी जो सिग्नल चाहे बाहर से चाहे अंदर से मूव करे, तो हम लोग ज्यादातर तो एक्सटर्नल ही पढ़ेंगे, वो पहले डीएनए तक आएगा और फिर रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। इसका मतलब साफ है कि हमको इसको इस तरह से बनाना होता है। अभी हम बाहर के ही सिग्नल को लेते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल। इस एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल को सेल सरफेस रिसेप्टर ने पिकअप किया, एक आध एक्सेप्शन है, और क्या हो गया, ट्रांसडक्शन ऑफ सिग्नल रिसेप्शन। सिग्नल का जो रिसेप्शन हुआ उसका ट्रांसडक्शन होगा, और उसके कारण एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, दैट इज कॉल्ड टीएफ। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डीएनए से इंटरेक्ट करेगा। मतलब ये पहला प्रोसेस है जिसमें कि सिग्नल जो है वो अपनी सूचना को डीएनए तक पहुंचाता है। डीएनए के पास जब वो सूचना पहुंचती है तो हमेशा सूचना किस रूप में आता है, तो सूचना हमेशा एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के रूप में आता है, ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। अब जब डीएनए के पास आ गया तो अब देखिए पिक्चर में क्या बदलाव आता है। अब डीएनए उसके कोरेस्पॉन्डेंस में एमआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन करेगा, फिर उस एमआरएनए से ट्रांसलेशन होने से प्रोटीन बनेगा, और प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं रिस्पॉन्स। तो सिग्नल एंड रिस्पॉन्स हमेशा याद रखिएगा, सिग्नल एंड रिस्पॉन्स। ट्रैफिक पोस्ट पर रेड लाइट का सिग्नल हुआ तो रिस्पॉन्स कैसा किया, लोगों ने अपने गाड़ी को रोक दिया, और जब ग्रीन लाइट का सिग्नल हुआ तो रिस्पॉन्स क्या हुआ कि लोगों ने अपने गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। तो हर एक सिग्नल का एक रिस्पॉन्स होता है, जिसका रिस्पॉन्स नहीं होता है उसे हम लोग सिग्नल नहीं कहते हैं। तो एवरी सिग्नल हैज अ मैंडेट टू गेट अ रिस्पॉन्स।
हर एक सिग्नल को एक रिस्पांस मिलना है। सिग्नल रिस्पांस, सिग्नल रिस्पांस, सिग्नल रिस्पांस, ये एकदम दिमाग में बिठा के चलना है। अब जब सिग्नल की बात आती है, कुछ ऐसे ही सामान्य ऐसी जानकारी, सर कुछ ऐसे सिग्नल्स, हर तरह के सिग्नल्स होते हैं। सिग्नल्स जो होते हैं वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं सिग्नल्स। इसके अलावा कोई केमिकल हो सकता है, ठीक है ना, कोई फिजिकल हो सकता है, कोई बायोलॉजिकल सिग्नल्स हो सकता है, कोई मैकेनिकल सिग्नल हो सकता है। अर्थात सिग्नल के कई वैरायटी है। कोई भी फैक्टर जिसका एक रिस्पॉन्स डेवलप करता हो, दैट इज कॉल्ड अ सिग्नल। ऐसे अगर कैटेगराइज के अलावा देखें तो पीएच कैन बी अ सिग्नल, ठीक है, फूड कैन बी अ सिग्नल, ठीक है, ऑक्सीजन इज ऑल्सो अ सिग्नल, osmotic strength is also a signal, toxin is also a signal, light, predators, shikari, competition, competition, ये सभी क्या है, सिग्नल है, ठीक है। एक प्रोटीन एक सिग्नल हो सकता है, एंड सो ऑन। मैं कितना सारा बताऊं, ये तो बहुत सारे हैं। जब इतने तरह के सिग्नल्स हैं तो सबके लिए अलग अलग रिस्पांस होगा, बिल्कुल अलग अलग सबके लिए रिस्पांस होगा। और ये सारे रिस्पांस जो है वो केमिकल रिस्पांस है। क्या है वो? केमिकल रिस्पांस, मतलब कि रासायनिक परिवर्तन है। कोई भी सिग्नल का फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट है वो यही है विद्यार्थियों, सभी लोग इसको पकड़ के चलना है। कोई सिग्नल है, उसका एक रिसेप्टर होगा, फिर ट्रांसडक्शन पाथवे होगा, उसके कारण एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बनेगा, फिर वो डीएनए से बाइंड करेगा, फिर डीएनए रिस्पांस स्टार्ट करेगा, एमआरएनए बनाएगा, फिर उससे प्रोटीन बनेगा, और प्रोटीन इज अ रिस्पांस। प्रोटीन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रिस्पांस कहते हैं। कहीं भी कोई भी सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे पर रहे तो आपको इसी पाथवे को फॉलो करना है। ये आपके लिए एकदम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हो गया। ये इसके अलावा कोई तीसरा चीज वहां पर नहीं होता है। अब आते हैं अगले पॉइंट में। किसी भी सिग्नल ट्रांसडक्शन का कुछ फीचर होता है, ठीक है। तो हेडिंग देते हैं जनरल फीचर्स ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन। अगर कुछ फीचर्स, जैसे कुछ महत्वपूर्ण बातें अगर हम लोग यहां देखें, सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है स्पेसिफिसिटी, विशिष्टता। दूसरा जो पॉइंट होता है जो इसका फीचर माना जाता है वह पॉइंट होता है एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट माना जाता है वो होता है एडेप्टेशन, एडेप्टेशन। इसको कई जगह पर लोग डिसेंसिटाइजेशन कहते हैं, सेंसिटाइजेशन। और जो चौथा पॉइंट होता है वो होता है इंटीग्रेशन। यही चार तरह के जो फीचर्स होते हैं वह किसी भी सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे का हिस्सा माना जाता है। अब इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिसिटी ऑफ अ सिग्नल। किसी एक सिग्नल की अपनी एक
विशिष्टता होती है, उसकी अपनी खासियत होती है। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि सिग्नल आया प्यास का तो आंसू भी निकल आए, पेट में दर्द हो गया। सोचो ना, अब जैसे हम लोग को प्यास लगती है, गर्मी का समय है, तो प्यास अगर लगे तो सिग्नल हमें सिर्फ देता है कि प्यास लग रहा है, पानी चाहिए। ऐसा उस वक्त थोड़ी होता है कि सिग्नल बोलता है भूख भी लग गया, ऐसे आंखें भी मटकने लगा, नाक भी फूलने लगा, ऐसा तो कुछ होता नहीं। इसका मतलब स्पष्ट है कि भाई स्पेसिफिक है। और स्पेसिफिक कहने का मतलब क्या है कि हर एक सिग्नल का अपना एक रिसेप्टर होता है। देखो जैसे मैं एक डायग्राम बनाऊं, देखिए यह है रिसेप्टर, और यहाँ है बहुत सारे सिग्नल। एक गोल सिग्नल, एक ऐसा सिग्नल, एक त्रिभुजाकार सिग्नल, एक स्टार शेप्ड सिग्नल, एक हैश का सिग्नल, एक रूपा का सिग्नल, कई प्रकार का सिग्नल है। और इसमें सिर्फ ये जो ट्रायंगल वाला सिग्नल है वही आके यहां पर फिट बैठेगा, बाकी सिग्नल नहीं आ सकता। इसका साफ उद्देश्य यह है कि सिग्नल स्पेसिफिक है क्योंकि उसका रिसेप्टर भी स्पेसिफिक होता है। दिस इज कॉल्ड सिग्नल। और सिग्नल और रिसेप्टर, सिग्नल या कई जगह पर से लोग लिगैंड भी कहते हैं, और रिसेप्टर, ये जो दोनों होते हैं, इन दोनों के बीच वीक नॉन कोवैलेंट वैलेंट बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, बॉन्ड्स बोलना खतरनाक है, हम बोलते हैं इसको इंटरैक्शन होता है। नॉन कोवैलेंट वीक इंटरैक्शन में क्या क्या आ सकता है? हाइड्रोजन बॉन्ड आ सकता है, इसके अलावा आयोनिक इंटरैक्शन आ सकता है, इसके अलावा हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन आ सकता है। यही सब इंटरैक्शंस जो हैं वो वहां पर देखे जाते हैं। कहां पर? सिग्नल और रिसेप्टर के बीच में यही होता है। सिमिलर लाइक, किसके सिमिलर, किसके जैसा ये रिस्पॉन्स दिखता है हम, जैसे एंजाइम सबस्ट्रेट रिलेशन जैसा होता है, उसी तरह से सिग्नल रिसेप्टर का रिलेशन होता है। या फिर एंटीजन एंटीबॉडी, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है वही रिलेशन सिग्नल और रिसेप्टर में भी देखा जाता है। और यही कारण है कि हर एक सिग्नल का अपना एक रिस्पॉन्स है। ठीक है, अगर प्यास लगी है तो प्यास वाला रिस्पॉन्स होगा, भूख लगी है तो भूख वाला रिस्पॉन्स होगा। ऐसा नहीं होगा मन करेगा कि एक ही साथ 50 तरह का रिस्पॉन्स डेवलप हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अब अगले पॉइंट को जाते हैं। स्पेसिफिसिटी तो हो गई। अब जो सेकेंड पॉइंट है वह है एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्पॉन्स को बढ़ाना, टू इंक्रीज द मैग्नीट्यूड of response in many folds, कई गुना बढ़ा देना। ठीक है, तो कई गुना बढ़ाने का कोई एग्जाम्पल है? एक एग्जाम्पल है एड्रेनलिन रिस्पॉन्स। एड्रेनलिन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेस हार्मोन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन। और स्ट्रेस से बचने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी की जरूरत पड़ती है। रिजल्ट क्या हुआ?
सिग्नल आया, सिग्नल इज एड्रेनालिन या इपिनेफ्रिन, जिसको जो भी बोलिए। उसके बाद वो अपना रिसेप्टर, रिसेप्टर के बाद ट्रांसडक्शन, ट्रांसडक्शन के बाद डीएनए, यहां तक तो पहुंच गए। अब यहां से जो एंजाइम बना, ये एंजाइम मैग्नीफाई होना शुरू हो जाता है। जैसे एंजाइम 1 जो है, यह अपने अंदर में एंजाइम 2 को एक्टिवेट किया, E2 लिख दे रहे हैं। इस एंजाइम 2 ने अपने अंदर एंजाइम 3 को बनाया। अब देखें आप, ये नेटवर्किंग सिस्टम है, ओके, एंड सो ऑन। और सब ने एंड में क्या किया? ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? एनर्जी। तो सोचिए कि एक ही एंजाइम बना और उसने कैस्केड में अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग किया, और अंत में लाखों, तो आप समझिए कि एक एड्रेनालिन से लाखों मॉलिक्यूल ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये तो लगा कि जैसे मैग्नीफाई हो गया, कई गुना बढ़ गया है। और ये सभी जो होता है मिली सेकेंड्स में। मतलब आप ऐसे समझें कि ये जो है ना, आप सोचेंगे भी नहीं तब तक ये सारा प्रोसेस हो जाता है। जो तीसरा पॉइंट है होता है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन और डिसेंसिटाइजेशन। ये बड़ा सा सिंपल सा एक चेन रिएक्शन समझेंगे। सिग्नल, रिसेप्टर, रिस्पॉन्स। ठीक है, एक छोटा सा ये बना, सिग्नल रिसेप्टर रिस्पॉन्स। ठीक है, पाथवे बना। अब इफ सिमिलर सिग्नल, सिग्नल एक ही हो विथ सिमिलर एम्पलीट्यूड, एक ही एम्पलीट्यूड का हो, ठीक है, मान लो कि 10 ग्राम पर सेकेंड, इसी रफ्तार से वो सिग्नल आते रहे, तो क्या होता है? सिग्नल, रिसेप्टर, ठीक है, और होता क्या चाहिए था? रिस्पांस। तो रिस्पांस ना होकर ये इसी रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा। मतलब अब रिसेप्टर इस सिमिलर सिग्नल विद सिमिलर एम्पलीट्यूड को लेना बंद कर देता है। इसलिए अब आपको कोई रिस्पांस नहीं समझ में आता है। इसका बहुत आराम से एग्जांपल है, जैसे हम लोग परफ्यूम लगाते हैं या डिओड्रेंट लगाते हैं, तो जब शुरू में स्प्रे करते हैं तो हमारे नाकों तक जाता है, हमको भी अच्छा लगता है, वाह वाह क्या बढ़िया स्मेल है। लेकिन कुछ देर बाद हमको अपना स्मेल पता नहीं चलता, ठीक है ना। हमारा नाक जो है वो अब भूल चुका रहता है कि हम कोई परफ्यूम लगाए। कोई दूसरा व्यक्ति आएगा, वो उसके नाकों में जो है ना, उसके नाकों में ये जो बातें होंगी, मतलब जो सेंट की बात है वो बात होगी, और वो आपसे कहेगा कि यार गजब, तुम तो बहुत बढ़िया लगा रहे हो तुम। तो आप बोलेंगे कि भाई साहब, हुआ क्या कि जब हमने शुरू में लगाया, ठीक है ना, जब हमने शुरू में परफ्यूम लगाया तो रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि हमारे बॉडी से ही वो स्मेल हमारे नाकों तक गया और ब्रेन ने उसको महसूस किया। अब ये स्मेल तो हमेशा निकल रहा है, तो वोलाटाइल स्मेल है, निकल रहा है। तो कंटिन्यूअस निकलने के कारण क्या होता है कि ब्रेन का जो पार्ट है वह धीरे धीरे इस स्मेल को रिकॉग्नाइज करना छोड़ देता है। ठीक है, अब आप मान लो कि आप अपने हाथ को अपने चेहरे के नजदीक ले गए,
सपोज करो, ठीक है ना। आपने क्या किया, अपने हाथों को अपने चेहरे के नजदीक लाया, तो फिर आपको स्मेल लगेगा। क्यों? क्योंकि उस वक्त उसका जो कंसंट्रेशन होता है वो चेंज हो जाता है, अदरवाइज आपको पता नहीं चलेगा, हमेशा दूसरे को ही पता चलेगा। तो दिस इज कॉल्ड डिसेंसिटाइजेशन प्रोसेस। और इस सर्किट को, जो यहाँ एक छोटा सा सर्किट डेवलप हुआ है, इसे हम लोग बोलते हैं फीडबैक सर्किट, फीडबैक सर्किट। और ये नाक को रोक देता है, ठीक है। जैसे कि हम अंधेरे सिनेमा हॉल में घुसते हैं तो शुरू में कुछ भी नहीं दिखाई देता है, बट थोड़ी देर में हमारा आंख क्या होता है, चीजों से अडेप्ट कर लेता है। और चौथा जो है वो है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ सिग्नल्स। इंटीग्रेशन ऑफ सिग्नल्स इंपॉर्टेंट फॉर हिमोस्टेसिस, इंपॉर्टेंट फॉर, क्या होता है कि शरीर में कई तरह के घटनाएं एक साथ होती हैं। होम्योस्टैसिस, होम्योस्टैसिस का मतलब होता है कि बदलाव के साथ पूरे शरीर को मेंटेन रखना है। इसमें कई सिग्नल होते हैं, सिग्नल 1, सिग्नल 2, सिग्नल 3, और ये सभी सिग्नल अलग अलग रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, रिसेप्टर 1, रिसेप्टर 2, रिसेप्टर 3। लेकिन एक्यूमुलेट वे में ये कॉमन रिस्पॉन्स करते हैं, कॉमन रिस्पॉन्स। देन दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स। जैसे जब हम सोचो कि हम सड़क पर दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो आप पसीना भी आ रहा है आपको, सांसें भी फूल रही है, चेहरा भी लाल हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन भी हाई हो गया, डाइजेशन भी हाई हो गया, और फेफड़ा का भी काम बढ़ गया। तो सभी अंगों का जो सिग्नल होता है वो एक साथ काम करता है, और उसका एकमात्र उद्देश्य रहता है कि ये जो बदलाव आ रहा है शरीर में दौड़ने के कारण, उसको रिस्पॉन्स करना, उसको मैनेज करना, सो दैट कि बॉडी जो है गड़बड़ा न जाए, ठीक है। तो ये सभी जो है वो हम लोग कहते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है किसी भी सिग्नल के। जो सिग्नल का जो सबसे ज्यादा स्टडी किया जाता है, एरिया ऑफ स्टडी, जो मेजर एरिया ऑफ स्टडी जो है, हम लोग बोलते हैं कि नर्व्स में हम लोग पढ़ते हैं। सेकेंड, ग्रोथ फैक्टर्स को पढ़ते हैं, ठीक है। थर्ड, हम लोग ये लाइट, साउंड, टेस्ट, स्मेल, इनको रिस्पॉन्स करते हैं। सेल साइकिल को कंट्रोल करते हैं। मतलब ये सब वैसे एरिया हैं जहां पर सेल सिग्नलिंग का बहुत ज्यादा ही प्रभाव देखा जाता है। तो ये जो है पॉइंट, वो है किसी भी सेल सिग्नलिंग ट्रांसडक्शन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। तो सिग्नल्स तो हम लोग देख लिए। सिग्नल्स क्या हो सकते हैं? केमिकल हो सकता है, इन्वायरमेंटल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। अब रिसेप्टर्स के बारे में देखते हैं। रिसेप्टर्स जो होते हैं उनको 6 क्लासेस में बांटा गया, ठीक है। 6 क्लासेस ऑफ रिसेप्टर्स। सबसे पहला जो क्लास है उसको लोग बोलते हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। बहुत कॉमन है, बहुत पॉपुलर है, जीपीसीआरस। दूसरा जो इस कैटेगरी से बिलोंग करता है उसको हम लोग बोलते हैं रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, से आरटीके कहते हैं। तीसरा जो इस कैटेगरी से बिलोंग करता है उसे हम लोग बोलते हैं रिसेप्टर गोनालाइल साइक्लेज।
जिसे हम लोग RGC कहते हैं। चौथा जो होता है रिसेप्टर, गेटेड आयन चैनल्स, गेटेड आयन चैनल्स। पांचवा जो होता है वो होता है इंटीग्रेज। इंटीग्रेज कहने का मतलब होता है जो एक साथ जुड़ता है, इसे हम लोग इंटीग्रीन कहते हैं, या फिर दूसरे नगर बोलते हैं इसे हम लोग एधेशन रिसेप्टर, एधेशन रिसेप्टर। द लास्ट वन इज न्यूक्लियर रिसेप्टर, न्यूक्लियर रिसेप्टर। क्योंकि ये बड़ा स्पेसिफिक क्लास से ही जुड़ा हुआ है, इससे लोग इसे स्टेरॉइड रिसेप्टर भी कहते हैं, स्टेरॉइड रिसेप्टर। देखिए इसमें जो ये ऊपर से लेकर 5 रिसेप्टर, ये पांचों रिसेप्टर जो हैं ये मेम्ब्रेन के अंदर मिलते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स। और ये जो है ना, ये चूंकि न्यूक्लियस के अंदर मिलता है इसलिए इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर। क्योंकि ये लिपिड है, स्टेरॉइड्स जो होते हैं वो लिपिड्स होते हैं, मेम्ब्रेन जो होता है वो लिपिड होता है, लिपिड रिच होता है, इसलिए सीधे ये अंदर तक पहुंच जाते हैं। एक डायग्राम द्वारा आप समझ रहे हैं। और मेम्ब्रेन में ये हो गया रिसेप्टर। So this is membrane, this is receptor। और जब कोई सिग्नल आकर इससे बाइंड करता है, जब सिग्नल बाइंड करता है इसमें ऐसे चेंजेस होते हैं जो आने वाले वक्त में डीएनए को स्टिमुलेट करता है। तो ये मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स की बात होती है। और जो दूसरा इसका पार्ट होता है, टाइप होता है, उसमें देखिए डीएनए हो गया और ये हो गया रिसेप्टर। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर रिसेप्टर। और जो स्टेरॉइड होता है, स्टेरॉइड वो मेम्ब्रेन से पास करते हुए सीधे जाकर इस न्यूक्लियर रिसेप्टर से बाइंड करता है और ये फिर डीएनए से बाइंड करता है। तो चूंकि मेम्ब्रेन जो है वह लिपिड रिच है, इसलिए वो स्टेरॉइड मॉलिक्यूल्स को रोकता नहीं है, उसको परमिट कर देता है। तो ये जो है इसके बेसिक थॉट प्रोसेस हैं इन 6 प्रकार के रिसेप्टर्स का। अब हमारे लिए टॉपिक आता है कि हम एक एक कर स्टडी करें। तो जो सबसे पहला रिसेप्टर हमारे लिए है वो है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस रिसेप्टर से ही अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे।